जय हिंद दोस्तों, पीसीएस हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। क्लासेस जो है लगभग 7-8 दिन इधर डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि घर पे कुछ कैजुअलिटीज़ हो गई थी। उस चक्कर में गांव जाना पड़ गया और गांव जाने के बाद जो है पानी वानी कुछ इधर उधर हुआ तो पूरा गला ही बैठ गया, आवाज़ ही नहीं आ रही थी गले के बाहर। ऐसा नहीं था कि मैं बीच में टाइम नहीं निकाल पा रहा था, घर पे यहाँ पे आ रहा था, घर पे था मैं बीच में, बट गला खराब हो गया था। उस चक्कर में मतलब आवाज़ ही एकदम से डंप थी, तो फिर समझ नहीं आया कि मतलब करूँ क्या। फिर अभी भी क्या डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, तो इस बात के लिए भी आपसे क्षमा चाहूँगा कि आवाज़ थोड़ी सी स्लो रहेगी, थोड़ा सा आराम आराम से बोलूँगा। 2-4 दिन में हो सकता है कि और सुधार हो जाएगा, तो फिर थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी आवाज़। वैसे भी बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो है मुझे थोड़ा सा इशू है गले का, है ना। तो थोड़ा सा अगर स्लो रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। इसके लिए शिकायत मत कीजिएगा, खैर कर सकते हैं आप लोग की। चलिए आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना डीपीएसपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ से बनता है डीपीएसपी से कि ये किस भाग में है। सबसे पहला प्रश्न जो है बनता है ये किस भाग में है, तो क्या बताएंगे किस भाग में है। भाग 4 में है, भाग 4 में है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव यानी कि जो डायरेक्ट करेगा, जो डायरेक्ट करेगा कि हमारा जो है वो सिद्धांत कैसा होना चाहिए। हमारा सिद्धांत जो है वो कैसा होना चाहिए। एक सेकेंड। राइट, हमारा सिद्धांत कैसा होना चाहिए, जो डायरेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी। अगला प्रश्न आपका ये बनता है कि ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है क्या बताएंगे आप, आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। एक और प्रश्न पूछता है आयोग, ठीक ना, पूछता है कौन, भारत नहीं, आयोग। ठीक, आयोग पूछता है कि ऐसे स्टेटमेंट दे देता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है या फिर ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, ठीक ना। तो वहां पे आपका जवाब क्या होगा, इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि न्यायालय में जाके ये नहीं कहा जा सकता है कि ये डीपीएसपी हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक ना, सरकार बोली है कि ये डायरेक्टिव्स हैं ऐसे चलाया जाएगा और एकदम ये वाला जो इसका हिस्सा है ये नहीं पूरा किया है, इस सिद्धांत पे नहीं चल रहा है, तो उसके लिए न्यायालय में जाकर के आप दबाव नहीं बना सकते हैं आप, ठीक ना। क्या कर सकते हैं आप, दबाव नहीं बना सकते हैं आप, ठीक ना, क्योंकि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, न्यायालय में ये लागू नहीं किया है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक ना। लेकिन फिर भी शासन का हमारे ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, बेसिक है कह सकते हैं, और इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है, इसको फॉलो करना, इस पे चलना, इसके रास्ते पे, वो हमारे राज्य का क्या है, कर्तव्य है, ठीक ना। राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता बताया था किसने, बी आर अंबेडकर ने। किसने बताया था, बी आर अंबेडकर ने, ठीक ना। और भारतीय संविधान में ये क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश करता है, कौन, डीपीएसपी। कल्याणकारी की जो हमारा राज्य है वो कैसा है, वेलफेयर स्टेट हो, कल्याणकारी हो, यानी कि जिसका उद्देश्य ये हो, जिसका प्रिंसिपल ये हो कि हमें अपने राज्य का क्या करना है, कल्याण करना है, ठीक ना। राज्य का क्या करना है, कल्याण करना है, ठीक। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ये जो एक बात आपको बता दूं कि जो इसके आर्टिकल्स हैं ना, जो इसके आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मिलान में जब भी देता है ना एक आध आर्टिकल, डीपीएसपी में से दे ही देता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको याद है ना, तो आर्टिकल वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपसे क्या होंगे, हल हो जाएंगे। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो भी बता दूंगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। जिससे नागरिक को क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। किस किस तरह की ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। उसके बाद 39 क्या कहता है, 39 कहता है आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का इसमें क्या है, उल्लेख किया गया है, राइट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 39A, इसको मार्क कर लीजिए। क्या है इसमें, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार होंगे। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को क्या है, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हों, ठीक ना। फिर 39 ख क्या कह रहा है, समुदाय के भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इसमें आप कीवर्ड एक याद कर लीजिए 39B में, ठीक ना, सामूहिक हित, सामूहिक हित, ठीक। इससे आपका काम चल जाएगा, इससे आपका काम क्या होगा, चल जाएगा। 39 ग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 39 घ ये घ इंपॉर्टेंट है, ये 39D, 39D, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए क्या होगा, समान वेतन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक। ये अब 40 आर्टिकल नंबर 40 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक ना। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 आता है, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्यायसंगत मनोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध, ये है आर्टिकल नंबर 42। 43 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, निर्वहन मजदूरी है ये, शायद निर्वाचन नहीं, निर्वहन मजदूरी होगा यहाँ पर, ठीक ना। 44 ये भी इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, ठीक ना। 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल नंबर 46। 47 में क्या है, पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। तो ये लोक स्वास्थ्य आप मोटा मोटी आप ये याद कर लीजिए, ठीक। तो 43 के बाद बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे आ जाइए 48, ये यहाँ भी लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक ना, यहाँ भी लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 48 पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन,
वन और वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल नंबर 48A। आर्टिकल नंबर ये देखिए, ये जो 48A, ये दोनों जो है वो कंफ्यूज करते हैं आपको। देखिए आर्टिकल नंबर 39A, ठीक ना, फिर उसके बाद 43, 48A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 48 और 48A कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे में। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। कभी कभी क्या करता है ये जो 49 है ना, आर्टिकल नंबर 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, इसको क्या करता है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में इसको क्या करता है, घुसा देता है ले जा करके, पूछता है इन निम्न में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 49 इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नंबर 49। फिर 50 आर्टिकल नंबर 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 है, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इतना ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है आर्टिकल नंबर 51 में, राइट। उपयुक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है नहीं, उस जैसे काम करते हैं, ठीक ना। जैसे आर्टिकल नंबर 350T, 350A और 351। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, पेपर में पूछता है यह कथन किसका है, तो केटी शाह का है। ऐसा क्यों कहा गया है, यानी कि इसको सरकार चाहे तो आपको दे, चाहे तो ना दे, ठीक ना, जैसी उसकी सुविधा होगी वैसा वो करेगा, तो इसलिए इसको ऐसा कहा गया है इसके बारे में, ठीक। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, ठीक, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और ये यूएसए से, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इसका वर्णन कहाँ पर है, भाग 4 में, इसका भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में इसको लागू करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, इसके लिए डीपीएसपी के लिए नहीं बनाया जा सकता है। ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है, ये समाज की भलाई के लिए, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप लोग देख लीजिए, सरकार के लिए महत्व को घटाता है बढ़ाता है, बट जितना बताया हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग बार बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है हमारा मौलिक कर्तव्य। ये क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसमें प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में जाएंगे आप तो, जैसे शुरुआत से आपको देख लीजिए, ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, ये पहला जो ये शब्द है सरदार स्वर्ण सिंह, ये जो सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है किस समिति की अनुशंसा पर, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको बना रहा हूँ और आप लोगों से झूठ बोल रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बस जो भी आता है मुंह मन में आता है बस बोल देता हूँ कि प्रीवियस ईयर से आया हुआ है तभी बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आयोग जो है पेपर किसी को देता नहीं है, सिर्फ मेरे ही घर पे रखा हुआ है कि मैं झूठ बोल दूंगा, किसी के पास है आजकल। बस अभी यूट्यूब पे आप डाल देंगे, चाहे आप गूगल पे डाल देंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा मौलिक कर्तव्य वाला, या फिर 150 रुपए की किताब आएगी, जाएंगे खरीद लाएंगे आप मार्केट से जा करके, तो पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसलिए झूठ बोलने का तो कोई विकल्प ही नहीं बचता है यहाँ पे, ठीक। मौलिक कर्तव्य, तो जहाँ से प्रश्न आया हुआ है मैं उसी को बोलता हूँ प्रश्न आया, तो आप लोग उसको गंभीरता से लिया, कि ये नहीं कि बस ये सर के मन में आया ऐसे कुछ गया था तो बस मैं बोल दिया ये आया हुआ है, नहीं। जब जिनको याद होगा उनको तुरंत इंपॉर्टेंस पता चल जाती होगी, तो फिर मैं बोलता क्यों क्या आया हुआ है, ताकि जो बच्चे नए हैं वो तुरंत वहाँ पे गंभीर हो जाएं कि हाँ यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक।
तो किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, ठीक ना, जिसमें से शुरुआत में 10 थे। 11वां जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, ठीक ना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है इसको, ठीक ना। किसकी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन में ये भी जो 10 थे वो शुरुआती समय में संविधान में नहीं थे, इनको भी जो है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक ना। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां 11th जो है वो जोड़ा गया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है, ठीक। कौन सा भाग है इसमें? कौन सा भाग है? भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क, ठीक ना। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है ना, 11 है, टोटल 11 है। 11वां कौन सा है? देखिए, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये क्या है? 86वां संविधान संशोधन है, 86th अमेंडमेंट एक्ट है ये, ठीक ना, 86th अमेंडमेंट एक्ट है ये, ठीक। उसके बाद बाकी कौन कौन से हैं? देखिए, पहले में है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? वो आदर करे। क्या करे? आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, उसे अक्षुण्ण रखे, ठीक ना। उसके बाद देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करना उसका मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी मुझे हिंदी पढ़ने में कभी कभी कठिनाई होती है क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़े बिना बेड़ा पार नहीं होना है। इंग्लिश वाली लूसेंट वो बस दिया हुआ है, वो दोनों सेम नहीं है ना, दोनों सेम टू सेम नहीं है, दोनों अलग अलग, बहुत अंतर है दोनों में, ठीक। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, सुरक्षित करें, सुरक्षित रखें। और 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है ना, सतत, हमेशा यानी प्रयास करते। तो इसमें देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्यों में निहित है। यह बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। एक पेज लगता है इसमें से छूट गया क्या? देख लूंगा अगर छूटा होगा तो, छूटा होगा तो मैं कवर करा दूंगा, राइट। छोटा होगा तो देख लूंगा, पर मुझे लगता है छोटा है। एक्चुअली बहुत सारी किताबें पढ़ लिया हूँ तो जैसे लगता है कि उसमें का भी है कुछ, इसमें क्या है ना, मे भी हो सकता है कि दूसरी बुक की वजह से लग रहा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है लगता है कि कुछ और है ना, तो उसको कवर करा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो हमारा वो चैप्टर होगा वो है संघीय कार्यपालिका। क्या है? लेक्चर नंबर, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा क्या होगा? संघीय कार्यपालिका का होगा, राइट। तो आप लोग पुराना रिवीजन कर रहे थे कि नहीं, या फिर मेरे भरोसे एकदम से छोड़ दिया था कि अब नहीं रिवीजन भी नहीं करेंगे? रिवीजन तो आप लोग अगर रिवीजन किए होंगे
तो फिर आगे आप लोग देखते रहिए, और नहीं अगर रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिवीजन आप लोग ज़रूर करें, ठीक ना। बिना रिवीजन के एग्ज़ाम में काम नहीं चलेगा। और बस इसके साथ साथ में आप क्या करें, प्रीवियस ईयर लगाते चलें, ठीक ना। प्रीवियस ईयर इसके साथ साथ में आप लगाते चलें, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देखेंगे। इसके बाद मतलब आप लोग एक तरह से समझ लीजिए कि ये 2-3 चैप्टर अगले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या मतलब पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ईजी होते हैं और गलत नहीं होने चाहिए एक भी क्वेश्चन, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।